नाज़रीन कराम आदाब। आज की इस खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करते हैं जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडर जनाब असदुद्दीन साहब से। आज हम बात करेंगे खुसूसी तौर पर जो यूपी इलेक्शन के बाद में सियासी हालात रूनुमा हुए हैं देश में। ये जो हालात बने हुए हैं यूपी इलेक्शन के बाद में, असद भाई आपको क्या लगता है कि देश किस जानिब जा रहा है? देखिए, देश को किस दिशा में ले जाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है, इसका जो है ना फैसला एजेंडा बहुत पहले बन चुका था। आरएसएस ने बना लिया था और तकरीबन 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं आरएसएस के। तो जिस डायरेक्शन में वो ले जाना चाहते थे वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते आए हैं। यहाँ पर फ़िरका परस्ती पैदा करना, उसको परवान चढ़ाना और उसका सियासी फ़ायदा उठाना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का जॉब था। तो ये लोग, इन लोगों ने जहनसाजी की लोगों की, और उसके बाद में मौके मौके पर जब जब अपॉर्चुन टाइम उनको दिखाई देता वो अपने एजेंडे को पुश करते थे। अब 2014 के बाद से इन्होंने, आरएसएस ने अपने एजेंडे को बहुत ही सीरियसली लेना शुरू किया, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया अपने प्लान्स को। शुरुआत तो 2014 में एक मुनज़्ज़म तरीके से होने लगी सियासी तौर पर, और उसके बाद अभी यूपी इलेक्शन का जो रिजल्ट आया तो इन लोगों को लगा कि चलो अब ये सही मौका है, इस वक्त में हम देश को उस दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हमने ले जाने का एजेंडा बना रखा है, हिंदू राष्ट्र की तरफ। तो इस तरह से वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। सियासी हालात बदलने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन देखते हैं कि भाई किस हद तक इन्हें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि एक आम मुसलमान, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक आम मुसलमान हो या हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या फिर अपना एससी लोग, सारे लोग ये अमन पसंद हैं। इन लोगों को ये सदियों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहने का एक यहाँ का जो है ना रिवाज है, एक माहौल है, उसी तरह से ये लोग रहते आ रहे हैं। ये डिफिकल्ट ज़रूर है लेकिन कोशिश ज़रूर हो रही है। जैसे कि आपने कहा कि देश में भाईचारे का माहौल है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि कर्नाटक की जो है माहौल कुछ अलहदा है। यहाँ पर फिरका परस्ती को जो है हवा नहीं दी जाती, लेकिन कुछ दिनों में हमें देखने में आ रहा है कि यहाँ की भी हवा खराब होती जा रही है। क्या यूपी इलेक्शन के बाद में जो हालात बने हुए हैं, क्या वो हालात कर्नाटक इलेक्शन में भी होंगे? देखिए, कोशिश ज़रूर होगी, क्योंकि यूपी में इनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसमें उन्हें किसी हद तक कामयाबी मिली है, और मुकम्मल कामयाबी भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि टोटल जो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में वोटर्स हैं वो तकरीबन 15 करोड़ के आसपास हैं वोटर्स। अब उसमें अब ये देखना होगा कि बीजेपी ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी कितने वोट्स हासिल किए। वोटिंग परसेंटेज जनरली 60-70% रहता है, और उसमें 60-70% में भी हार्डली जितना वोटिंग परसेंटेज हुआ उसमें तकरीबन 42% वोट जो है ना बीजेपी ने लिए, 32% के करीब समाजवादी पार्टी है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर वहाँ के जो है ना अपना यूपी के लोगों ने, मेजॉरिटी ने वोट नहीं दिया। वोट्स डिवाइड हुए, अपोजिशन के भी वोट डिवाइड हुए, और इसके साथ साथ में ये भी नहीं कहा जा सकता कि जितने वोट बीजेपी को मिले वो हिंदुत्व के नाम पर ही मिले, वो सारे हिंदुत्व के सपोर्टर्स हैं, नहीं। उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको जिस तरह उनका अपना राशन वगैरह मुफ्त दिया जा रहा था, और राशन में कुछ और चीज़ें जैसे चना, फिर उसके बाद में एडिबल ऑयल वगैरह का इजाफा किया गया। अब ये गरीबी वगैरह के माहौल में इन लोगों को फिरका परस्ती वगैरह, इन लोगों को कुछ पता नहीं है। इनको सिर्फ इतना पता था वो कि भाई हमें इतना खाने के लिए मिल रहा है, ये हमने इनका नमक खाया है। ये सेंटेंस, ये जुमले तक मैंने सुने उस वक्त में यूपी इलेक्शन के वक्त। तो इस तरह बहुत सारे लोग उस फ्री राशन के चक्कर में भी वोट दिए हैं, और उसके बाद कई लोगों ने जो है ना अपना इस हिसाब से भी वोट दिया कि गुंडा राज का खात्मा हो रहा है। एक नैरेटिव वहाँ पे क्रिएट किया गया कि हमने गुंडा राज का खात्मा किया, तो कई लोगों ने उस नैरेटिव को पे भरोसा भी किया, और इस तरह से। तो मेरा कहना पॉइंट ये है कि सारे लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं दिया है, कुछ परसेंटेज ज़रूर है, और मुझे नहीं लगता
कि हिंदुत्व की वजह से उनको जो कामयाबी मिली, उनको जो मिसकंसेप्शन हुआ है, सेम स्ट्रेटेजी कर्नाटका में बनाकर वो किसी तरह का फायदा हासिल कर पाएंगे। क्योंकि साउथ इंडिया का एक अलग ही जो है ना मिजाज रहा है यहाँ के लोगों का। और यहाँ पर जैसे भी कोशिश जरूर कर रहे हैं, हर एक दिन या दूसरे दिन एक ना एक मसला खड़ा किया जाता है। इन लोगों ने बहुत ही चालाकी से पहले तो मुसलमानों को खासतौर पे अदराइज किया, ये बताया, बहुत सारी अपना आवाम के बीच में एक फीलिंग पैदा की कि मुस्लिम्स आर अदर्स, ये दूसरे हैं, अदराइज किया। उसके बाद मुसलमानों के हर एक्ट को इन्होंने क्रिमिनलाइज किया। ये जो भी करते हैं उसको इस तरह से पेश किया कि इट इज अ क्रिमिनल एक्ट। फॉर एग्जांपल हिजाब के मामले पर क्या किया गया, जो सर को ढांका जाता है, हिंदुस्तान में कई जगहों पे सर को ढांका जाता है, कई कम्युनिटीज की खवातीन सर को ढांकती हैं, लेकिन मुसलमानों के हिजाब को कुछ इस तरह से पेश किया गया कि इट इज समथिंग क्रिमिनल। और उसके बाद जब हाईकोर्ट का कुछ फैसला आया, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल जो ऑप्शंस थे उनको एक्सप्लोर करते हुए और मुसलमान सुप्रीम कोर्ट गए। तो उसके बाद इस एक्ट को भी, जो परफेक्टली लीगल है, किसी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इस एक्ट को भी क्रिमिनलाइज किया गया। और उसके बाद ये कहा गया कि भाई ये मुसलमानों ने जो है ना अपना कोर्ट का आदर नहीं किया, कोर्ट के फैसले का आदर नहीं किया, इसलिए अब इनको मंदिरों के आसपास में किसी तरह के जो है ना कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो एक लीगल जो अपना इनके पास में एक तरीकाकार था कि एक कोर्ट का कोई फैसला है, उसके खिलाफ अपील करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उसको भी इन्होंने क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की। जबकि इट्स परफेक्टली लीगल। जब जल्लीकट्टू का मामला आया था, कोर्ट से फैसला आया, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। या फिर यहाँ पर शबरीमाला के मामले में जो फैसला आया, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। लेकिन मुसलमानों के हर एक्ट को क्रिमिनलाइज करने की ये साजिश कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो ना मुसलमान पैट्रियोटिक नहीं है, लीगल सिस्टम को नहीं मानते हैं, अदलिया का एहतराम नहीं करते हैं, जुडिशियरी का, वगैरह वगैरह। तो खैर ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कर्नाटका का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पर कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा सियासी फायदा इनको मिलेगा। बात अगर कर्नाटक पॉलिटिक्स की हम करें, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, नफरत वाला माहौल बनाया जा रहा है, मुझे एक पहलू समझ में आता है कि चूंकि इससे पहले चीफ मिनिस्टर येडुरप्पा जी थे, अब वो नहीं रहे, क्योंकि अब तक येडुरप्पा के नाम पर बीजेपी जीते आ रही थी। अब चूंकि येडुरप्पा सीएम नहीं है, क्या बीजेपी की ये सोच है कि हम येडुरप्पा के बगैर हुकूमत में आ सकते हैं, इसलिए इस तरह नफरत वाला माहौल बनाया जा रहा है? अच्छा, एक मजबूत सियासी लीडर पार्टी का चूंकि आज इख्तिदार में नहीं है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए शायद इस तरह से किया जा रहा है। आपका सवाल ये था। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। देखिए, फैक्ट्स जैसे हैं, हमें उनको उसी तरह से फेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या यूपी में किसी येडियुरप्पा की कमी थी? क्या यूपी में किसी येडियुरप्पा की कमी नहीं थी? ना किसी येडियुरप्पा का वजूद था, लेकिन वहां पर उन्होंने किया। आसाम में ये कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए। तो ये जो है ना, किसी लीडर की कमी को पूरा करने का नहीं है, बल्कि एक टाइमिंग। इन्होंने ये देखा कि यूपी का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद में उसी फॉर्मूले पर हम यहाँ अपने बलबूते पर इख्तिदार पर आएंगे, समझे? तो हम इसलिए ये तमाम वही स्ट्रेटेजी यूपी की यहाँ पे अपनाई जा रही है। येडियुरप्पा का होना ना होना नहीं, ये मैटर है टाइमिंग का, कि किस वक्त हमको ये स्ट्रेटेजी अपनानी थी। इस तरह से उन्होंने किया। अगर आज नहीं करते, एक साल बाद करते, लेकिन वो एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। और एक चीज और हमारे पास में एक गलत फहमी ये भी होती है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, कभी ये होता है कि येडियुरप्पा की कमी को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, कभी कहा जाता है कि डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ये जो है ना अपना प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, जॉबलेसनेस, इन तमाम चीजों पे हर फ्रंट पे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, डाइवर्जन के लिए लोग कर रहे हैं। नहीं, इस बात को आप ये मानिए कि किसी तरह की कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक नहीं, ये इनका एजेंडा है, एजेंडे के तहत काम हो रहा है। हाँ, जब ये इस तरह से एजेंडे के तहत काम करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ रोजाना एक नए जो है ना अपना इश्यूज लेकर आते हैं, नफरत पैदा की जाती है समाज में, तो ये जब ये करते हैं, तो उसका एक एडिशनल पॉलिटिकल बेनिफिट भी उनको हो जाता है। ट्विन ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, एक तो अपना एजेंडा पूरा हो रहा है, और दूसरा ये जो है ना उसके साथ में अपना आवाम का जो है ना अपना डाइवर्जन भी कुछ इश्यूज से हो जाता है। लेकिन डाइवर्जन मेन इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना
इनका अरसा हयात तंग करना ये इनका एजेंडा है, एजेंडे के हिसाब से काम कर रहे हैं। और उसके साथ में मैं एक चीज़ और आपको ये भी बता दूं कि बहुत ही सटल गैर महसूस तरीके से तमाम हिंदू भाइयों के बीच जहनसाजी इस तरह की जा रही है कि वो लोग क्वेश्चन न करने लगे, अपने हक की बात न करें। अब आप उसकी मैं एग्जांपल्स देता हूं कि एक खास अंदाज में जो है ना जहनसाजी की जा रही है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नोटबंदी का मामला, 8 बजे शाम में प्रधानमंत्री आते हैं टीवी पर, ऐलान करते हैं आज रात 12 बजे से ये करेंसीज ये जो है ना अपना करेंसी नोट्स इलीगल टेंडर हो जाएंगे। 4 घंटे का वक्फा, अवाम उसे मान लेती है। अब उसके बाद कोविड का मामला, कोविड के वक्त में अचानक शाम के वक्त आते हैं प्रधानमंत्री और ऐलान कर देते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद से पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। लॉकडाउन लगा दिया जाता है किसी तरह की तैयारी किए बगैर, लेकिन उसके बावजूद अब उसके बाद लोग जो है ना उस बात को भी मान लेते हैं, तकलीफें झेलते हैं। अचानक लॉकडाउन की वजह से तमाम ट्रांसपोर्टेशन सहूलतें बंद हो जाती है, लोग पैदल जाते हैं, रास्ते में कई लोगों की अमवात हो जाती है भूखे प्यासे, लेकिन उसके बावजूद एक ऑरा जो मोदी की तरफ क्रिएट किया गया है, अवाम फिर उसके बाद में बस एक मोदी का ऑरा देखते हुए तमाम अपनी तकालीफ को भी भूल जाते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री पहले अपना मोहन भागवत साहब आते हैं, एक दफा अपनी तकरीर करते हुए कहते हैं कि हमको अपने ड्यूटीज पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए, राइट्स पर नहीं। जबकि राइट्स और ड्यूटीज पैरेलल चलती है, दोनों की भी अहमियत है, लेकिन ये लोग फोकस इस बात पे करते हैं कि आपको अपनी ड्यूटीज को ध्यान में रखना है या आपकी ड्यूटीज क्या है उस पर ध्यान रखना है। बाद में मोदी जी आते हैं, वो भी अपनी ड्यूटीज पे जो है ना स्ट्रेस करते हैं कि तुम्हारा फर्ज ये है, तुम अपने फर्ज पर ध्यान दो, तुम्हारे राइट्स पर ध्यान मत दो। राइट्स के बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं है, तुम्हें जो कुछ दिया जाता है नहीं दिया जाता है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर योर ड्यूटीज। तो ये ड्यूटीज को याद रखने की जहनसाजी और जो किया जाए उसको क्वेश्चन न करने की जहनसाजी, ये जहनसाजी इसलिए की जा रही है कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र का ऐलान होता है तो वहां पर जिस तरह का समाज क्रिएट किया जाएगा, उस समाज में कई कम्युनिटीज को सिर्फ ड्यूटीज याद दिलाई जाएंगी, राइट्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत ही गैर महसूस तरीके से ये जो है ना एक जहनसाजी की जा रही है कि लोग सवाल ना करें, लोग जो मिलता है उसको एक्सेप्ट कर लें और एक बहुत बड़ी अपना एक फिगर पेश के तौर पे मोदी साहब रहे, मोदी जी को पेश किया जाए, बस मोदी साहब जो कहते हैं हमें वो करना है। इस तरह की जहनसाजी की जा रही है, राइट्स के बारे में फोकस नहीं किया जा रहा, ड्यूटीज के बारे में याद दिलाया जा रहा है। जैसे बादशाहों के जमाने में होता था, बताया जाता कि तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, तुम्हें अपनी रियासत से प्रेम करना है, तुम्हें राजा से प्रेम करना है, राजा के लिए जान भी देना, ये सारी तुम्हारी ड्यूटीज, राइट्स क्या है नहीं। वो इस तरह की ट्रेनिंग की जाती है कि ट्रेनिंग दी जाती है, जहनसाजी की जाती है कि उसके बाद जितनी वहां की प्रजा होती बस बादशाह के लिए अपनी जान देना भी अपनी ड्यूटी समझती है, राइट्स की वहां पे बात नहीं होती थी। उसी तरह से आज की डेट में भी यहाँ जहनसाजी ये की जा रही है कि नहीं, ड्यूटीज वगैरह छोड़ दो, इसे आपको अपने ड्यूटीज राइट्स को छोड़ दो, ड्यूटीज पे ध्यान दो। एक दुश्मन तुम्हारे सामने मौजूद है, उस दुश्मन से तुमको लड़ना है और हम तुम्हारे बिहाफ पे लड़ रहे हैं। अब पहले क्या होता था, हमारे हिंदू भाइयों के दिमाग में ये बात डाली जाती थी कि भाई यू आर द विक्टिम्स, हालांकि आप मेजोरिटी में हो लेकिन यू आर द विक्टिम, आप पे जुल्म हुआ करता था, आपने बहुत जुल्म सहे हैं, आजादी से पहले भी, मुगल के दौर में सहे हैं, फिर अंग्रेजों का दौर, बीच में गैप, उसको नहीं लाया जाता, फिर उसके बाद आजादी के 75 साल तक जो है ना आप जुल्म सहते आए हैं। एक सेंस ऑफ विक्टिमहुड पैदा किया जाता था। अभी थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज की गई है, सेंस ऑफ विक्टिमहुड की जगह सेंस ऑफ ट्रायम्फलिज्म कि भाई तुम जीत रहे हो। देखो आज ये कम्युनिटी तुम्हारी मर्जी के बगैर हिजाब भी नहीं पहन सकती, आज ये कम्युनिटी तुम्हारी मर्जी के बगैर कारोबार नहीं कर सकती, तुम इतने पावरफुल हो गए और पावरफुल आपको हम लोगों ने बनाया है। ये सारी एक फेक जो है ना एकदम अपना खोखली किस्म की फीलिंग्स डाली जा रही है, ठीक है, ये डाली जा रही है। लेकिन कर्नाटका में यहाँ का एक मामला अलहदा है। यहाँ कुवेंपु का जो मामला था, कुवेंपु ने बहुत साल पहले जो है कह दिया था कर्नाटका के बारे में कि सर्व जनांगदा शांति और तोटा, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं इस गार्डन में जो शांति का गार्डन है, तमाम लोगों का गार्डन है, ये मैसेज दिया गया। तो यहाँ पर ये लोग, इन लोगों की कामयाबी बहुत ही डाउटफुल है, नहीं होगी। असद भाई, कर्नाटका इलेक्शन आगे साल होने जा रहे हैं 2024 में, और जिस तरह से भाजपा नफरत वाला माहौल बना रही है,
इस पर कांग्रेस खामोश नजर आ रही है और इस सारे इश्यूज पर जनता दल सेक्युलर के लीडर एच.डी. कुमारस्वामी जी बहुत अपना नया रोल अदा कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या देखते हैं कि जेडीएस अपने आप को इस सारे मामले में और इस आने वाले इलेक्शन में अपने आप को कहां रखने की कोशिश कर रही है? देखिए, जहां तक जेडीएस का सवाल है, सियासी फायदा या नुकसान इस पार्टी के लिए सेकेंडरी होता है। अब कुमार अन्ना का जो स्टैंड कंसिस्टेंटली ये फासिस्ट फोर्सेस को, इनके कम्युनल एजेंडे को रेजिस्ट करने के लिए वो जो स्टैंड लिए हुए हैं, जिस तरह से मुहिम छेड़े हुए हैं, तो ये कोई नई मुहिम नहीं है, नई मुहिम नहीं है। और कांग्रेस की खामोशी ये कोई नई खामोशी नहीं है, कोई नई खामोशी नहीं है। क्योंकि आप तारीख देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में ही बताऊं कि अभी ये जो मामला पैदा हुआ है कि मंदिरों के आसपास में मुस्लिम बिजनेसमैन को बिजनेस करने ना दिया जाए, यात्राओं वगैरह में, फेस्टिवल्स में मंदिरों के अतराफ, ये मसला अभी एक पैदा किया गया और हम ये समझ रहे थे कि मसला अभी पैदा होगा। लेकिन आप देखें, असेंबली में इस पर डिस्कशन हुआ। ये 2002 में जब एस.एम. कृष्णा चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त में यह कानून कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया। अब किस मुंह से जो है इसकी मुखालिफत कर पाएंगे? क्योंकि आप उसके बाद दूसरी चीज, इवन आप एनआरसी वगैरह का भी ले लीजिए। एनआरसी का कॉन्सेप्ट किसके पीरियड में पैदा हुआ? आसाम अकॉर्ड साइन होता है और उस वक्त में कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर की, तो वहां पर एनआरसी का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और उसका फायदा बीजेपी वाले उठा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के बनाए हुए कुछ कवानीन का फायदा उठा रही है, नहीं, दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। कांग्रेस की आज ये खामोशी जो है बहुत सारे मसाइल पे, हिजाब के मामले पर देख लीजिए, डी.के. शिव कुमार साहब ये कहते हैं कि भाई नहीं, अब कोई हमारा पार्टी का कोई लीडर हिजाब के मसले पर कुछ नहीं बोलेगा, टैग पास किया जाता है। और अफसोस और शर्म की बात है कि सो कॉल्ड जो मुस्लिम लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो डी.के. शिव कुमार का हुक्म मानते हुए हिजाब के मसले पर अपने जुबानों पर ताले लगा लेते हैं। तो ये कांग्रेस की अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि वो शुरू से एक सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पे अमल करते आ रहे हैं। अब इससे हटकर एक और दफा मैं एक और चीज आपको बता दूं कि शायद एस.एम. कृष्णा के ही पीरियड में दादा मीर हयात कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह बाबा बुडनगिरी, वहां पर कोर्ट के स्टेटस को मेंटेन करने के ऑर्डर के खिलाफ जाकर खुद एस.एम. कृष्णा की कैबिनेट के एक मंत्री डी.बी. चंद्रेगौड़ा वहां जाकर पूजा करते हैं। कांग्रेस ने करवाया है, पूजा करके आता है, रिकॉर्ड मौजूद है। स्टेटस को यानी कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाते हैं। तो वो लोग जो है ना, हर मामले में उनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। मुसलमानों के ये सो कॉल्ड मसीहा बनते जरूर हैं, लेकिन मसीहा नहीं है, मसीहा है भी नहीं है। तो अब इनकी जो खामोशी है वो समझ में आती है। कुमार स्वामी कंसिस्टेंट जो स्टैंड ले रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं, उसको मैं प्रूव इस तरह से कर सकता हूं कि 2008 में जब इलेक्शन होते हैं, 2008 से 2013 तक बीजेपी गवर्नमेंट होती है, उस पीरियड में का सारा रिकॉर्ड देख लीजिए कि हम कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी थी। कुछ थोड़ा सा फैसला था, अपोजिशन का रोल उनको मिला, हम थर्ड पोजीशन पे थे। लेकिन उस वक्त में भी दिन रात बीजेपी की बदउनवानियों के खिलाफ एक एक केस जो लेकर आ रही थी, जो पर्सनैलिटी थी, वो कुमार अन्ना की पर्सनैलिटी थी। और उन्हीं जो है ना स्कैंडल्स को बाहर लाने के नतीजे में येडियुरप्पा को जेल भी जाना पड़ा था। कांग्रेस ने कभी बीजेपी के खिलाफ कोई मुहाज कभी नहीं खोला। उनके जो है ना काले कारनामों को निकालने का, एक्सपोज करने का काम उसने कभी भी नहीं किया। कुमार स्वामी उस वक्त भी करते आ रहे थे। और आज भी जिस तरह से कुमार स्वामी लीड ले रहे हैं कम्युनल फोर्सेस को रेजिस्ट करने की, तो दरअसल ये काउंटर नैरेटिव दिया जा रहा है। एक नैरेटिव बीजेपी दे रही है कि हमको एक ऐसा देश बनाना है जहां पर हिंदू लोग अपनी मेजोरिटी, अपनी ताकत के बलबूते पे दूसरी माइनॉरिटीज को सब्जुगेट कर देंगे। एक इस तरह का हमको देश बनाना एक नैरेटिव ये दिया जा रहा है। काउंटर नैरेटिव जेडीएस की तरफ से दिया जा रहा है कि नहीं, मुसलमानों का भी यहाँ पर उतना ही हक है जितना कि दीगर कम्युनिटीज का है, और मुसलमान भी इज्जत और डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजारने के उतने ही हकदार हैं जितनी दूसरी कम्युनिटीज हैं। ठीक है, अब तमाम इश्यूज पर एक काउंटर नैरेटिव कुमार स्वामी दे रहे हैं, और मुझे यकीन है कि काउंटर नैरेटिव की बुनियाद पर ही सेक्युलर आवाम का बहुत बड़ा तबका जनता दल सेक्युलर के साथ आएगा। तो यहाँ पर
कुमार स्वामी का ये कोई नया कदम नहीं है बीजेपी की मुखालिफत करना, ये कंसिस्टेंट स्टैंड पहले से रहा है। और कांग्रेस की खामोशी इन तमाम इश्यूज पर जो खामोशी है वो खामोशी कोई नई नहीं है, पहले से उनका जो है ना यही उनका जो है ना एक कल्चर रहा है। इन सारे मामलात को देखते हुए कर्नाटक रियासत के अवाम को क्या करना चाहिए और खुसूसी तौर पर आप मुसलमानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मुसलमानों को तो जो है ना अपना जो मैसेज देना है वो भी अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले कन्नडिगास को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है मुस्लिम्स का एक्सक्लूजन, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए तमाम एक्टिविटीज से, इसका बहुत बुरा असर होने जा रहा है यहाँ की इकोनॉमी पर, चाहे वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो या फिर आईटी और बीटी सेक्टर का मामला हो। हर जगह कर्नाटक का बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। और उसके साथ साथ में जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता था बेंगलोर को, ये स्टेटस भी, अगर यही चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी, ये स्टेटस भी बेंगलोर खो देगा। और सारी दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद में अगर किसी एक शहर को रेस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था तो वो बेंगलोर हुआ करता था। अगर ये चीजें कंटिन्यू होती रहेंगी तो उसके बाद ये स्टेटस भी बेंगलोर का, मुझे डर है कि खत्म ना हो जाए, क्योंकि दूसरे जो अपना रियासतें हैं आसपास की, तेलंगाना कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ से अगर कुछ ज्यादा मसले होते हैं तो इंडस्ट्रीज को वहां इनवाइट किया जाए कि यहाँ पर जो है ना किसी तरह का कम्युनलिज्म नहीं है, यहाँ पे शांति है, आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ सही कारोबार कर सकते हैं। तमिलनाडु इसी कोशिश में लगा हुआ है। और इसके साथ साथ जिस तरह से हम यहाँ पर बसवेश्वर के मानने वाले यहाँ पर हैं, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की धरती है ये, और कनकदास की धरती है, यहाँ पर जिस तरह का माहौल रहा है, यही माहौल कर्नाटक को इस मकाम पर लाया है कि यहाँ पर इकोनॉमिकली हम काफी ज्यादा एक्टिव हैं। यहाँ पर जो है ना अपना सारे इन्वेस्टर्स आने के लिए डरते भी नहीं थे। तो इसी माहौल को बरकरार रखें, तमाम कन्नडिगास की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज हम हैं लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हम क्या माहौल देकर जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तमाम कन्नडिगास की जिम्मेदारी है कि इस तरह की फासिस्ट ताकतों को रेजिस्ट करें, सेक्युलर फोर्सेस का साथ दें। इसके साथ साथ मुसलमानों से मेरी खासतौर पे अपील है कि मुसलमान दोस्त और दुश्मन की पहचान करना कम से कम अब तो सीखें। इनके बारे में कहा जाता था कि ये कौम एक सुराख से दोबारा डसी नहीं जाती, लेकिन जब हम देखते हैं कि उस सुराख से किसी एक सांप वगैरह ने आके डसा, हमने अपना पैर कुछ वक्त के लिए हटाया, फिर पैर हम वहीं रख रहे हैं, फिर डसे जा रहे हैं। आप इससे बाहर निकलिए, अपनी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। और आज के हालात में अगर कोई हमारी डिग्निटी के लिए, कोई हमारे राइट्स के लिए अगर कोई लड़ रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसी ताकतों का साथ दें, उनके साथ आए। और मेरा इशारा जनता दल सेक्युलर की तरफ है। और इस बात को भी याद रखें कि 1994 में आपने जिस तरह बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद आप में जो नाराजगी थी, उस नाराजगी के इजहार के लिए आपने कांग्रेस को एक सबक सिखाने के लिए जनता दल का साथ दिया था। और उसका नतीजा क्या हुआ? अपने बलबूते पे जनता दल की हुकूमत आती है। और जब देवेगौड़ा को ये यकीन था, किसी भी सियासी लीडर को जब ये यकीन होता है कि ये कम्युनिटीज मेरे साथ है, मेरे साथ सपोर्ट है, तो उसके बाद वो खुलकर सेक्युलर इस अखदार पर कायम रहती है। देवेगौड़ा ने भी उस वक्त किया कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया। ये कब हुआ? जब उनको यकीन था कि कम्युनिटी मेरे साथ है। ठीक है। एक ममता बनर्जी खुल के बीजेपी से मुकाबला करती है, बहुत सारे मसाइल का सामना करती है। वो कब करती है? जब उसको पूरा यकीन होता है कि तमाम कम्युनिटीज मेरे साथ हैं। तो हमें भी जो हमारा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, उन सियासी जमातों से दूरी अख्तियार करने की जरूरत है। उस वक्त तक, तब तक के वो अपनी पॉलिसीज में सुधार नहीं लाते, वो सही मानों में सेक्युलर नहीं बनते, और इन पार्टियों का साथ दें जो आज हमारे साथ हैं। और अगर ये पार्टियां भी कुछ गलती करती हैं तो उसके बाद उन्हें सजा दीजिए, लेकिन नाकर्दा गुनाहों की जो गुनाह हुए नहीं है उनकी सजा देना महज इस बात पे कि भाई इन्होंने कभी जो है ना बीजेपी के साथ अलायंस किया था, इसलिए जो है ना ये नाकाबिले भरोसे हैं। अरे भाई, बीजेपी ने जो किया था मुस्लिम मुखालिफ काम जो करती आ रही है, क्या कांग्रेस ने नहीं किया? कांग्रेस ने भी मुस्लिम मुखालिफ काम किए हैं। तो किसने मुस्लिम मुखालिफ काम किए हैं, आप उस बात को ध्यान में रखकर आगे की फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बनाइए।
अगर जेडीएस ने कोई मुस्लिम मुखालिफ काम किए हो उस बुनियाद पे आप भी जेडीएस के खिलाफ जाइए, लेकिन एक भी ऐसा काम नहीं है जो जेडीएस ने एंटी मुस्लिम किया हो, एंटी क्रिश्चियन किया हो या एंटी एनी कास्ट किया हो, एक भी एग्जाम्पल नहीं है। उसके बावजूद महज इस बुनियाद पे कि इन्होंने इनके साथ हुकूमत बनाई थी। क्या आज कांग्रेस ने शिवसेना के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाई है? शिवसेना के साथ, और शिवसेना का जो रिकॉर्ड है 1992 के बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद, मैं खुद बॉम्बे में रहता था, जिस तरह मैंने देखा, रात रात भर जाग कर देखा है कि अपने घर के ऊपर जब चढ़ के देखते तो कई जगह पर आग लगी हुई होती, कभी फायरिंग की आवाजें आती, कई लोगों की जाने गई फसादात के बाद में। और उसके बाद में टोटल शिवसेना ने क्लेम किया कि हाँ हम मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं। शिवसेना बाल ठाकरे जब जिंदा थे बड़े गर्व से कहते थे कि बाबरी मस्जिद डेमोलिशन शिवसैनिकों ने की है, वो क्रेडिट लिया करते थे। आज उस पार्टी के साथ बीजेपी अलायंस करती है, नथिंग रॉन्ग विद इट, इस तरह हम समझते हैं। बीजेपी के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अगर कभी हमने अलायंस किया था जेडीएस ने, तो वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में पावर में आने के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो एडजस्टमेंट्स होने के बाद में अगर जेडीएस ने बीजेपी को आरएसएस के एजेंडे पे अमल करने के लिए छूट दी होती तो वो जुर्म था, अलायंस करना जुर्म नहीं। और अगर उसके बाद बीजेपी के दबाव में आकर अगर जेडीएस ने भी एंटी मुस्लिम या आरएसएस के एजेंडे पे काम करना शुरू किया होता तो वो जुर्म होता। लेकिन एक एग्जांपल देना चाहूंगा, 2006 या 7 में जिस तरह एसएम कृष्णा की मैंने मिसाल दी थी, उनकी कैबिनेट का एक मिनिस्टर जाके जो वहां पूजा करके आया था कोर्ट ऑर्डर की खिलाफवर्जी करते हुए। कुमार स्वामी के पीरियड में भी जब अलायंस गवर्नमेंट थी उस वक्त में भी सीटी रवि, शोभा करंदलाजे, डीवी सदानंद गौड़ा, ये लोग वहीं उसी दरगाह पर जाके कोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी करते हुए पूजा के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस वक्त में कुमार स्वामी ने इन तमाम लीडर्स को अरेस्ट करवाया। हुकूमत से सपोर्ट विड्रॉ किया जा सकता था, हुकूमत गिर सकती थी, लेकिन उन्होंने उसकी भी फिक्र नहीं की। तो हमारा जो है ना, किसी पार्टी को जज करने का मेयार ये नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी के साथ अलायंस में थी। मेयार ये होना चाहिए कि विद अलायंस और विदाउट अलायंस क्या इन्होंने आरएसएस के एजेंडे पे अमल किया, इस पैरामीटर पे परखना चाहिए। ये फर्क हमें समझना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनता दल ने बीजेपी से अलायंस किया था, जी, मजबूरियां कुछ भी होंगी। अलायंस तो ममता बनर्जी ने भी बीजेपी से किया था। जी, ममता बनर्जी ने बीजेपी से अलायंस किया था, रेलवे मिनिस्टर थी वो। और हालिया इलेक्शन में हमने देखा कि सारे कम्युनिटीज ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वहां के अवाम की, वहां के जो है ना इलेक्टोरेट की मैच्योरिटी को मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने महज वो किसी एक जमाने में इनका एनडीए के साथ में गवर्नमेंट में रहना वो इशू नहीं था। इशू ये था कि ऑन ए होल ये सेक्युलर है या नहीं है, उस मेयार पे उन्होंने परखा और साथ दिया। तो वही मैच्योरिटी का सबूत यहाँ कर्नाटक की आवाम को भी देना है और खासतौर पे मुस्लिम्स को देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्युलरिज्म को बाकी रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है, नहीं, लेकिन आज के हालात में चूंकि आप टारगेट पे हो तो वो कुव्वतें, वो ताकतें, सियासी ताकतें जो आपका साथ देना चाहती हैं, जो आपकी आवाज उठा रही है, एटलीस्ट हम उनके साथ तो खड़े रहे। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह की मैच्योरिटी वेस्ट बंगाल के लोगों ने दिखाई, उसी तरह की मैच्योरिटी कर्नाटक के लोगों को भी दिखाने की जरूरत है। एग्जैक्टली। खैर, ये थे हमारे अजीज दोस्त मोहम्मद असदुद्दीन साहब, और आप जनता दल सेक्युलर के सीनियर रहनुमा और लीडर हैं। माशाल्लाह, आपने इनको सुना, आप इनकी बातों को सुना, आप इनकी अफकार को जाना। आइंदा भी हम इनसे मिलते रहेंगे अगले कुछ उन्वानात पर। आज क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए आज की हमारी गुफ्तगू को यहीं पर विराम देते हैं। और आज इस गुफ्तगू में आने के लिए मैं असदुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर मेरा आपके साथ जुड़ना ये मेरे अपने लिए बाइस एजाज़ भी था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।